हेलो, स्वागत है आपका न्यू विद्या मंदिर क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, है कि नहीं? तो पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं चल रहा था, पिछले 2 दिनों से क्लास नहीं आया था। कुछ कारण की वजह से कुछ काम था जिसके कारण कि क्लास नहीं ले पाए थे। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट है। तो आज है क्लास 9th वालों का। इसके पहले जो हुआ था क्लास 10th वाले का हुआ था, तो क्लास 9th वाले का है चांस, है कि नहीं? तो क्लास 9th वाले बच्चे रेडी हो जाइए पढ़ने के लिए, है कि नहीं? कॉपी कलम लेके बैठिए और पढ़ने के लिए रेडी हो जाइए। तो क्लास 9th वाले जितने भी बच्चे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपने इससे पहले वाला जो क्लास था वो किया है? इसके पहले वाला क्लास किया है तो आप इस क्लास में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपने इसके पीछे वाला क्लास नहीं किया है तो जाके सबसे पहले इसके पीछे वाला क्लास को कीजिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर आप पीछे वाला क्लास नहीं करते हैं और इस क्लास को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि नहीं? चलिए, तो इसके पीछे वाले क्लास में हम बता चुके थे किसके बारे में? हम कोशिका भित्ति इसमें है, कोशिका झिल्ली शायद उधर हो चुका था, है कि नहीं? कोशिका झिल्ली इसके पीछे वाला क्लास में हम बता दिए थे कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली के कार्य के बारे में। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है ये भी तो बताइए, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो इसका आंसर है लिपिड और प्रोटीन, है कि नहीं? तो उसके बाद हम कोशिका भित्ति के बारे में भी बता दिए थे और उसके कार्य भी बता दिए थे। तो कोशिका भित्ति के बारे में क्या बताए थे देख लीजिए एक बार, कहीं कट ना जाए, है कि नहीं? तो ऐसे ही कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति के बारे में बताए थे कि पादप को पहले ये बताइए कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आपको बता दिया गया है कि कोशिका झिल्ली को हम इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब नाम कह के उसको बुला सकते हैं। और कोशिका भित्ति को हम सेल वॉल कहते हैं। इंग्लिश में कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल वॉल, ठीक है। और कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है? सेल्यूलोज की। क्या आप लोगों को ये बात याद है? बताइए, याद है कि नहीं? अगर याद नहीं है तो याद रखना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। एक बात आपको पहले ही बता दे कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ कोशिका भित्ति में ही पाया जाएगा। जो सेल वॉल है वो किस में पाएगा? कोशिका भित्ति में ही पाया जाएगा। हो गया गलत? पादप कोशिका में ही सेल वॉल पाया जाएगा, है कि नहीं? हम बोले थे कि जो सेल वॉल है वो ही कोशिका भित्ति में पाया जाएगा। गलत हो गया, गलत। वो तो इंग्लिश था, सेल वॉल में कोशिका भित्ति पाया जाएगा। सेल वॉल उसका इंग्लिश है, कोशिका भित्ति उसका हिंदी है। तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है तो इसलिए, है कि नहीं? देखो लौंग खा के पढ़ा रहे हैं तो इसलिए दिमाग डिस्टर्ब है, ठीक है। तो जो प्लांट सेल है उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा। प्लांट सेल में क्या पाया जाएगा? कोशिका भित्ति। प्लांट से जो कोशिका भित्ति है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो बोल रहा है पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी एवं यह मुख्यतः किसकी? यह मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी एवं पारगम्य होती है। बोला कि यह सेल्यूलोज की बनी होती है और पारगम्य होती है। सेल्यूलोज जो है वो एक जटिल पदार्थ है। सेल्यूलोज जो वो है क्या है? जटिल पदार्थ है। सेल्यूलोज क्या है? एक जटिल पदार्थ है। एक सेकेंड रुकिए, तो रुक गए, एक सेकेंड। चलिए ठीक है, रुक गए तो अच्छी बात है। तो क्या बता रहे थे हम कि कोशिका भित्ति जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज एक क्या है? जटिल पदार्थ है कि नहीं? चलिए, तो जो कोशिका की संरचनात्मक को दृढ़ता प्रदान करता है, मजबूती देता है, कौन? कोशिका
भित्ति, इसी कारण से कोशिका भित्ति कड़ी और निर्जीव है। बोल रहा है कि कोशिका भित्ति जो वो क्या है, निर्जीव है। बोल रहा है इसमें भिन्न प्रकार के सुथलन मौजूद होते हैं तथा यह अर्ध पारगम्य नहीं होते, यह अर्ध पारगम्य नहीं होती है। इसका कार्य क्या है, ये सब हम हो चुका है पिछले क्लास में, फिर भी थोड़ा सा है कि नहीं। तो बोल रहा है कि इसके कार्य क्या है, बोल रहा है कि यह क्या करती है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। उसके बाद यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है, यह कोशिका झिल्ली की क्या करती है, रक्षा। और उसके बाद यह कोशिका को सूखने से बचाता है, यह कोशिका को क्या करता है, सूखने से बचाता है कि नहीं। चलिए, क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आगे चलते। अगर जो समझ में नहीं आता है आप कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। अब क्लास स्टार्ट, पहले से क्या था, क्लास स्टार्ट नहीं था, पहले से भी क्लास स्टार्ट था। जहाँ तक अभी बताए कोशिका भित्ति, वो पिछले क्लास में भी बता चुके थे। अब नया टॉपिक है आपके लिए कोशिका द्रव। क्या है, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। तो देखिए अब क्या है, बोला जीव द्रव का वह भाग, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। आपको पूछ दिया जाए कि बताओ कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा, बताइए कोशिका द्रव किसे कहते हैं। तो आपको बोलना पड़ेगा कि जीव द्रव का वह भाग, जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच। कोशिका भित्ति कौन है, केंद्रक कौन है, आपको पता है कि नहीं। तो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के क्या होता है, बीच होता है। पिछले क्लास में ये सब बताया गया था, इसीलिए बोल रहे हैं पीछे का क्लास देखना क्या है, जरूरी है। तो चलिए, बोल रहा है कि इनमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अनेक अकार्बनिक पदार्थ भी और अनेक कार्बनिक पदार्थ भी। कौन कौन से हैं अकार्बनिक पदार्थ, तो अनेक अकार्बनिक पदार्थ जैसे खनिज, लवण और जल। खनिज, लवण और जल अकार्बनिक पदार्थ हुआ। उसके बाद कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि ये सभी क्या है, निर्जीव पदार्थ है। क्या है, ये निर्जीव है। बोल रहा है कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। बोल रहा है कोशिका द्रव जो है वो बहुत गाढ़ा, पारभासी। देखिए अगर पारभासी हम बोल रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि पारभासी किसे कहते हैं। आपको पता होना चाहिए पारभासी किसे कहते हैं। तो एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। पारदर्शी किसको कहेंगे, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। अपारदर्शी किसको कहेंगे, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, है कि नहीं। और पारदर्शी का एग्जाम्पल कांच, हवा, कौन सा कांच, हवा, है कि नहीं। अपारदर्शी लकड़ी, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, बहुत सारा चीज़ है अपारदर्शी में, आप भी देख सकते हैं, है कि नहीं। उसके बाद एग्जाम्पल बताया गया है पहले भी। पारभासी का क्या है, पारभासी में जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़, घिसा हुआ कांच, बटर लगा हुआ कागज़, है कि नहीं। तो ये सब जो है पारभासी हुआ। पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश की कुछ ही बूंद, कुछ ही किरण जा पाती है बाहर, इसलिए हमको धुंधला दिखाई देता है कि नहीं। तो चलिए, तो बोल रहा है कि कोशिका द्रव एक बहुत ही गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता, यह समरूप या समांगी पदार्थ नहीं होता है, वरन इसमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। इन रचनाओं या विशिष्ट घटकों को कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। कोशिका द्रव में जो अंग पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिकांग झिल्ली युक्त होती है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त अंगक नहीं होते हैं। तो उससे पहले समझ लीजिए
कि यूकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसको कहेंगे। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो रहेगा उसके अंदर जैसे ये यूकैरियोटिक कोशिका ये केंद्रक है और ये यहाँ पे मान लीजिए कि साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव है, इसके अंदर कोई भी अंग रहेगा तो वो झिल्ली के अंदर बंद रहेगा, कोई भी अंग झिल्ली के अंदर बंद, कोई भी अंग झिल्ली के अंदर बंद, ये किस में रहेगा, यूकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन वही अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो उसके केंद्रक रहेगा, केंद्रक में ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्रोमोसोम भी ऐसे ही रहेगा और उसका जो ऑर्गेनेल्स है वो सब भी ऐसे ही रहेगा, उसके अंदर चारों ओर झिल्ली नहीं रहेगा, झिल्ली नहीं रहेगा, इस सब में झिल्ली नहीं रहेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली नहीं रहेगा। और अच्छे से समझिए यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका को हम वेल डेवलप्ड सेल कहते हैं, है कि नहीं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका को अनडेवलप्ड सेल कहते हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिकांग रहेंगे वो झिल्ली युक्त नहीं रहेंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिकांग रहेंगे वो झिल्ली युक्त रहेंगे। अगर आपको आवाज़ थोड़ा सा कम लग रहा है तो आवाज़ बढ़ा लीजिए, है कि नहीं, क्योंकि सर्दी खांसी तबीयत ख़राब हो गया है, थोड़ा सा लग नहीं रहा है सर जी आपका तबीयत ख़राब नहीं लगता है लेकिन तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, चित्र है क्या, किसका उंगली है रे, जिसका उंगली है, बड़ी बुरा हो गया उंगली रे। अच्छा जिसका रे आप पढ़िए, चलिए, है कि नहीं। चलिए तो उंगली पे ध्यान नहीं देना है, किस पे ध्यान देना है, पढ़ने पे, किस पे, पढ़ने के ऊपर ध्यान देना है। तो उंगली पे ध्यान जाता है तो ये लो देखो क्या हो रहा है, करेंगे तो टाइम लग जाएगा। चलिए तो चलते हैं, अब इस चित्र को देखते हैं और समझने का क्या करते हैं, कोशिश, समझने का कोशिश करते हैं। तो बोल रहा है कि आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि ये जो बाहर वाला कोई भी कोशिका, ये कौन सा कोशिका है, जंतु कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का चित्र, ये है जंतु कोशिका का यानी प्लांट सेल का, किसका, प्लांट सेल का। समझिए बोल रहा है कि ये जो है कोशिका झिल्ली है, क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होता है वो कोई भी कोशिका के चारों ओर होता है, ठीक है, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, बाहर की ओर। उसके बाद है ये है कोशिका द्रव, ये क्या है, कोशिका द्रव, ये जो अंदर में बताए ना गाढ़े रंग का तरल पदार्थ पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। उसके बाद ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये क्या है, ये है क्या, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका, क्या है, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका। आप लोग को पढ़ना है आगे में, आगे अभी पढ़ना है चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका, है कि नहीं। अंतःपरद्रव्य जालिका दो प्रकार के होते हैं, ये सब आगे पढ़ना है। ये क्या है, चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका, और उसके बाद ये क्या है, केंद्रक द्रव। इसके अंदर जो कि ये देखिए ये केंद्रक है, इसके अंदर जो है पाया जा रहा है वो क्या है, केंद्रक द्रव है। और उसके बाद ये क्या है, क्रोमेटिन जालिका, ये क्या है, इसके अंदर ये क्या है, क्रोमेटिन जालिका। और उसके बाद ये है दानेदार अंतःपरद्रव्य जालिका, जिसको हम खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका भी कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये जो दाना की तरह दिख रहा है वो क्या है, बताओ क्या है। आप लोगों को बताया गया है कब, ऑफलाइन वाले क्लास में, ऑफलाइन वाले बच्चे को बताया गया ये बात, क्या ये राइबोसोम है, क्या है, राइबोसोम। चलिए उसके बाद ये राइबोसोम है, यहाँ देखिए लिखा गया। उसके बाद ये केंद्रक झिल्ली है, ये जो चारों ओर है ये केंद्रक झिल्ली है। इसके बाद क्या है, केंद्रक छिद्र है। ये सर केंद्रक छिद्र कहाँ दिख रहा है, देख लो फिर से, ये देखो ये क्या है, केंद्रक छिद्र है। उसके बाद केंद्रिका, ये जो काला कलर का ये क्या है, केंद्रिका। लाइसोसोम, ये है लाइसोसोम। सेंट्रोसोम, ये क्या है, सेंट्रोसोम। उसके बाद ये है गोल्जी काय, ये है गोल्जी काय, है कि नहीं। और ये आपको इसके बारे में पढ़ लिए, समझ में आ गया कौन से कोशिका का कौन सा अंग है। चलिए आगे चलते हैं। अब न्यूज भी देखेगा क्या, पढ़ो। चलिए तो बोल रहा है कि झिल्ली जीवों का एक आवश्यक क्या है, हिस्सा होता है। झिल्ली जीवों का आवश्यक एक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली
नहीं होती है, इसके चलते इनमें सजीव के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं। जो वायरस होता है उसमें क्या होते हैं कि कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता, इसलिए उसमें सजीव के लक्षण परिलक्षित नहीं होते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्या, जब किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करते हैं, जब भी वो किसी जीवित कोशिका के अंदर प्रविष्ट करेंगे तो उसकी मशीनरी का उपयोग करते हैं, उसकी मशीनरी का क्या करेंगे, वो उपयोग करेंगे एवं अपना बहुगुणन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, बहुगुणन करते हैं। और यानी सजीवों के शरीर के भीतर वायरस क्या होता है, जीवित कोशिका की तरह कार्य करने लगते हैं, है कि नहीं। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि वायरस जो है उसके पास कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। तो वायरस के पास कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसमें सजीव के जो लक्षण है वो नहीं दिख पाते हैं, तो उसको हम सजीव भी नहीं कहते हैं। तो वो क्या करता है कि कोई जीवित कोशिका के अंदर इंटर कर जाता है और उसमें अपना बहुगुणन कर लेता है, और उसमें वो अपना बहुगुणन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, सजीव की तरह लक्षण दिखाने लगेगा। समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कोशिका अंगक या कोशिका द्रव। कोशिका अंगक या कोशिका द्रव में पाए जाने वाली रचनाएं। क्या बोला जा रहा है कि कोशिका अंगक यानी कोशिका के अंदर जो अंग होते हैं उसे कोशिका अंगक कहते हैं, और कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचनाएं, क्या बोला जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए कोशिका के भीतर कोशिका द्रव में अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं बिखरी रहती है। ये रचनाएं यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त होती है। इन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। तो जा रहा है इसमें कि जो होता है कोशिका द्रव में अनेक अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी रचनाएं क्या होती है, बिखरी होती है। क्या होती है बिखरी होती है, और उन्हीं वो जो छोटी छोटी रचनाएं हैं वो यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त नहीं होती है। तो वही बोल रहा है कि उन्हीं छोटी छोटी रचनाओं को हम कोशिका अंगक कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो बोल रहा है कि इनमें बहुत सी रचनाएं साधारण प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से या तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ते या उनकी रचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। बोल रहा है कि साधारण माइक्रोस्कोप में हम नहीं देख पाते किसको, कोशिकांग को। अगर देख भी लेते तो उसके बारे में पढ़ नहीं पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद बोला जा रहा है कि सूक्ष्मदर्शी से या तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है या उनकी रचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है। तो अनेक रचनाओं का रहस्य भेदन एवं विस्तृत ज्ञान हमको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के पश्चात ही हुआ है। खांसी हो रहा है, थोड़ा सा जाएगा साउंड में, एकदम पूरा झंझना हो रहा है। मैंने लॉन्ग ख़त्म हो गया। चलिए, तो बोल रहा है कि अब जो है वो जो कोशिका का जो कोशिकांग है उसके बारे में हमको अब डिटेल में पढ़ना है। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का होना क्या है, आवश्यक है, जो अधिक से अधिक 2000 गुना बड़ा दिखाई सकता है। परंतु इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में चीज़ों को 1,80,000 गुना बड़ा दिखता है। बोल रहा है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है ना वो 2000 गुना बड़ा दिखाई देगा। बताओ, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो 2000 गुना
लेकिन जो फ़ोन होता है उसमें 100x जूमिंग दे दिया है सैमसंग वाला, तो हम लोग बोलते हैं चांद को जूम करके देखेंगे। और जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो 2000 गुना बड़ा दिखाई दे रहा है, तो सोचो कितना बड़ा दिखाई देता होगा। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 1,80,000 गुना बड़ा दिखा सकता है किसी भी चीज़ को, तो सोचो कितना बड़ा दिखाई देगा। तो बोल रहा है कि अब हम कोशिका द्रव में मौजूद विभिन्न रचनाओं जैसे अंतःपरद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लवक, रसधानी आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम अब एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे और करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो डिटेल में अध्ययन करेंगे अगले क्लास में। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी दिक्कत होता है कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं आया तो भी कमेंट कीजिएगा। जो भी दिक्कत होता है कमेंट कर दीजिए, है कि नहीं। अब हम कल से एक एक राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया सब के बारे में पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि राइबोसोम और लाइसोसोम एक क्लास, राइबोसोम, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया एक क्लास में कर दें, और प्लास्टिड, लवक, रसधानी ये सब एक क्लास में, 3-3 करके एक क्लास में कर देंगे तो 2 क्लास में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स में जो दिया जाता है, लिखाया जाता है उसको याद कीजिए अच्छे तरीक़ा से। और आप नोट्स बना सकते हैं क्लास के साथ ही, जो जो आपको हम बोलते चलते, अगर आपको वो चीज़ अच्छा लग रहा है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, अब मिलते हैं अगले क्लास में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, ठीक है। धन्यवाद।